हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जेएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 27 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से। 2 क्वेश्चन हम जीएस पेपर 2 के डिस्कस करेंगे, जिसमें से दोनों क्वेश्चन रहेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। और एक क्वेश्चन हम जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 105 है। प्रीवियस 104 क्वेश्चंस हम प्रीवियस 26 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में जैन साहित्य और वास्तुकला के योगदान का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको जैन साहित्य और वास्तुकला का क्या योगदान है भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी प्राणियों को अनुशासित, अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता एवं आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। अगर हम बात करें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब ये धर्म प्रमुखता से सामने आया। इसके जो 24 महान शिक्षक हुए, जिनको तीर्थंकरा के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी, जो कि आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, और जो 24 जो महावीर जी ने जिन्होंने इसको धर्म को प्रमुखता से प्रचार प्रसार किया, वे 24 तीर्थंकर थे। इन्होंने अपने जीवन में सभी प्रकार के ज्ञान या मोक्ष को प्राप्त किया और साथ ही साथ उसका प्रचार प्रसार भी किया। अगर हम बात करें जैन शब्द की, तो ये जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब यह होता है कि विजेता, जो कि अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वह जिन हो जाता है। तो इस इंट्रोडक्शन से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक विकास में जैन साहित्य का क्या योगदान रहा। अगर हम बात करें जैन साहित्य के योगदान की, तो इसने श्रमण संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अगर हम बात करें वैदिक काल से ही, तो दो धाराएं चलती थीं। एक धारा थी ब्राह्मण धारा और दूसरी धारा थी श्रमण धारा। अगर हम ब्राह्मण धारा की बात करें, तो ये जो कि ब्राह्मण की जो परंपरा थी उसमें हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो श्रमण जो धारा थी, वह उसकी जो संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया, वह जैनों के द्वारा किया गया। इस श्रमण साहित्य में आपको जो जातियां और जो आश्रमों की जो व्यवस्था आपको ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलती है, वो उस व्यवस्था की इसने अवहेलना की, एवं इसके जो नायक या भगवान या हम कह सकते हैं वह राजा भी हुआ करते थे, व्यापारी भी हुआ करते थे, और जहां तक भी वह शूद्र वर्ग से भी कई इसके अंतर्गत नायक या उसके भगवान हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो भारतीय विज्ञान और तकनीकी साहित्य में भी इनका काफी योगदान देखने को मिलता है। अगर हम बात करें विषयों की, तो तर्क, दर्शन, काव्य, व्याकरण, शब्दावली, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल, गणित, चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों पर जैनियों द्वारा सबसे मूल्यवान योगदान इसके अंतर्गत दिया गया। साथ ही साथ जो अर्थशास्त्र, जिसको हमें राजनीति शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, जिसे सांसारिक विज्ञान के रूप में भी उत्कृष्ट रूप इसमें प्रदान किया गया। अगर हम बात करें इसके ज्ञान के संरक्षण की, तो इसका जो प्रचार के साथ साथ ज्ञान के संरक्षण के लिए भी एक जो संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के अलावा इन्होंने विभिन्न स्थानों में जो प्रचलित जो भाषाएं थी, उनके अनुसार भी इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इनका जो गैर आगम जो साहित्य देखने को मिलता है, वह प्राकृत में, संस्कृत में, पुरानी मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल और यहाँ तक कि जो विदेशी भाषाएं हैं, जर्मनी और अंग्रेजी भाषा में भी देखने को मिलता है। और जब कोई जो ज्ञान है वह इतनी भाषाओं में अगर प्रसारित किया जा रहा है, तो उसका ज्ञान का संरक्षण होना स्वाभाविक ही है। अगर हम बात करें इसके आगम साहित्य की, तो भगवान महावीर के जो उपदेश हैं, जो उनके अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में उस व्यवस्थित रूप से संकलित किए गए, वे क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। और इन आगम को भी 2 समूहों में डिवाइड किया गया है। एक है अंग आगम और दूसरा है अंग बाह्य आगम, जिसका मतलब है अंग आगम के बाहर। अगर हम बात करें अंग आगम की, तो इन ग्रंथों में भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश देखने को मिलते हैं और इनका जो संकलन है वह गणधरों द्वारा किया गया है। गणधर कौन होते थे? जो तीर्थंकर होते थे, उनके जो शिष्य होते थे वह गणधर
कहलाते थे। तो इनके द्वारा इनका संकलन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अंग बाह्य आगम है, ये अंग आगम का ही विस्तार है, इन्हें श्रुत केवलिन द्वारा संकलित किया गया है। अगर हम बात करें इनकी, ये हमने बात कर ली जैन साहित्य के योगदान की संस्कृति के विकास में। अगर हम बात करें जैन वास्तुकला का क्या योगदान है, तो उसमें सबसे पहला उदाहरण हमें एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। इसमें जो गुफा संख्या 30 से जो 35 है वह जैन धर्म से संबंधित है। हालांकि एलोरा गुफा के अंतर्गत आपको हिंदू धर्म के और जो आपके बौद्ध धर्म के भी वहां पर टेम्पल देखने को मिलेंगे, गुफाएं देखने को मिलेगी, और इसके अंतर्गत जैन धर्म की गुफाएं भी इसमें 30 से 35 तक है। इसके विपरीत जो अजंता की जो गुफाएं हैं, इनकी जो तुलना की जाती है तो वहां पर केवल आपको बौद्ध धर्म की ही गुफाएं देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें एलोरा की जो गुफाएं हैं वे महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में देखने को मिलती है, और इसमें जो 13वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर है महावीर, उनकी मूर्तियां इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। और जो तीर्थंकरों के जो शिक्षक माने जाते हैं यक्ष और यक्षिणी, उनकी 48 मूर्तियां भी यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें जो बाहुबली जी की मूर्ति है, जिसे हमें गोमटेश्वर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी जो बाहुबली स्वामी की जो मूर्ति है वह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर जो कि आदिनाथ या ऋषभ देव के नाम से जाने जाते हैं, उनके पुत्र माने जाते हैं। इसके अलावा हम अगर दूसरे की बात करें तो मांगी तुंगी गुफा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जैन वास्तुकला का, जो महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला में ही ये आपको देखने को मिलेगी। इसमें 2 पहाड़ियां हैं, एक मांगी है एक तुंगी है। यहाँ के जो मंदिर हैं वे मांगी तुंगी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आदिनाथ जी की मूर्ति है और ये काफी महत्वपूर्ण है, इसी कारण से इसे दक्षिण का संवेद शिखर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जो जैनों का जो संवेद शिखर है, ये आपको झारखंड के गिरिडीह जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने को मिलेगा, जिसको आप पार्श्वनाथ हिल्स के नाम से भी जानते हैं, जो लगभग 1312 या 1315 किलोमीटर के आसपास है। ये जैनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से उनके जो 20 तीर्थंकर है वे यहीं से मोक्ष की उनको प्राप्ति हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मांगी पहाड़ी है वहां पर आपको 4 गुफाएं देखने को मिलेंगी, और जो तुंगी पहाड़ी है वहां पर आपको 2 गुफाएं देखने को मिलेंगी। और इन गुफाओं में जो आपको पद्मासन और कायोत्सर्ग के में तीर्थंकरों के 600 से अधिक जैन मूर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें जो पद्मासन और कायोत्सर्ग की जो एक मुद्राएं होती हैं, अगर हम जैसे आलती पालती मारते हैं उस हिसाब से अगर कोई बैठा हुआ है, कोई तपस्या कर रहा है तो उसको पद्मासन मुद्रा कहा जाता है। और कायोत्सर्ग की स्थिति अगर आपको देखनी है तो जो गोमटेश्वर में जो बाहुबली भगवान खड़े हुए हैं तो उस स्थिति को कायोत्सर्ग की मुद्रा कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी जो उदयगिरी एवं जो खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वे उड़ीसा में आपको जैन वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण देखने को मिल जाएगा। इन गुफाओं को भुवनेश्वर के पास ईसा पूर्व 1ली से 2री शताब्दी में बनवाया गया था, और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इसमें आपको मानव निर्मित गुफाएं भी देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ प्राकृतिक गुफाएं भी इसके अंतर्गत है। ये जैन भिक्षुओं के जो इस निवास के लिए एक तरीके से ये स्थान बनाए गए थे, इन गुफाओं को तैयार किया गया था। और इसमें जो 117 गुफाएं थी जो आज केवल 33 ही अस्तित्व में देखने को मिलती हैं, जिसमें से उदयगिरी में है आपकी 18 गुफाएं और खंडगिरी में है आपकी 15 गुफाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें उदयगिरी की गुफाओं के बारे में तो इसमें भी कई सारी गुफाएं हैं इसके अंतर्गत। अगर हम बात करें एक गुफा है हाथी गुफा, जिसमें आपको एक हाथी गुम्फा शिलालेख के बारे में देखने को मिलता है, जो कि काफी फेमस है, जो कि खारवेल के जो शासक थे कलिंग राज के द्वारा इसको उत्कीर्ण कराया गया था। इसके अलावा इसमें रानी गुम्फा है, जिसको रानी की गुफा भी कहा जाता है। इसमें सुंदर नक्काशी के साथ 2 मंजिला संरचना है, और ये गुफा अपनी ध्वनिक विशेषताओं के रूप में भी जानी जाती है। इसके अलावा एक गणेश गुम्फा है, जिसमें आपके जैन तीर्थंकर और अन्य मूर्तियों की नक्काशी देखने को मिलती है, और इसके अंतर्गत भगवान गणेश और 2 हाथियों की जो नक्काशी है वह काफी बाद की देखने को मिलती है। मूल रूप से यहाँ पर जैन तीर्थंकर और अन्य मूर्तियों की ही नक्काशी की गई थी। इसके अलावा एक गुफा है ब्यागर गुफा। इसको ब्यागर गुफा इसको या टाइगर गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो प्रवेश द्वार है बाघ के समान दिखाई देता है, बाघ के सिर के आकार के समान दिखाई देता है, और इसका जो दरवाजे का आकार है बाघ के गले के जैसा है, तो इसके कारण से ही इसको टाइगर गुफा कहा जाता है। तो उदयगिरी की गुफा में आपको हाथी गुम्फा देखने को मिल जाएगी, रानी गुफा, गणेश गुफा और ब्यागर गुफा। इसके अलावा अगर हम बात करें खंडगिरी की गुफाओं की, तो खंडगिरी की गुफाओं में भी आपको कई सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी। एक गुफा का नाम है बारबुजी गुफा,
जो कि तीर्थंकर की मूर्तियों के साथ 12 सशस्त्र शासन देवी की मूर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और ये एक दूसरे के सामने है। इसके अलावा एक त्रिशूल गुम्फा देखने को मिलेगी। गुफा की दीवारों पर जो खुदे हुए 24 तीर्थंकरों को यहाँ पर त्रिशूल गुफा में देखा जा सकता है। साथ ही साथ एक अंबिका गुफा भी है जो प्रत्येक जो तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणी को गुफा की दीवार पर इसमें अंकित किया गया है। तो इसमें बारबुजी गुफा, त्रिशूल गुफा और अंबिका गुफा आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो इस प्रकार भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास में जैन साहित्य एवं आपकी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण योगदान हमको देखने को मिलता है। लेकिन आगे चलकर भी मध्यकाल और आधुनिक काल को भी जैन साहित्य एवं स्थापत्य ने गहरे स्तर पर प्रभावित किया, जिसके अंश हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यद्यपि भारतीय संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के स्पष्ट विभाजन का प्रावधान करता है, जिनमें से प्रत्येक उन्हें आवंटित क्षेत्रों में सर्वोच्च है, तथापि यह विभाजन संघ की ओर झुका हुआ है और इस संदर्भ में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्तियों की विवेचना करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इस क्वेश्चन में आपको जो संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उसके बारे में पूछा गया है और इसमें जो उनके बीच में जो स्पष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन फिर भी ये संघ की ओर झुकी हुई है। तो इसके आपको उदाहरण देते हुए, इसमें आपको एग्जाम्पल देते हुए उसके बारे में बताना है कि संघ जो है राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने की क्षमता रखता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि संघ राज्य के जो विधायी संबंध है वे संविधान के भाग 11 में हमें देखने को मिलते हैं और जो अनुच्छेद है विधायी संबंध से संबंधित वे 245 से 255 में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो विधायी विषयों की जो 3 अनुसूचियां नहीं सूचियां हैं, जिसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आपको देखने को मिलेंगी और ये जो तीनों सूचियां हैं वह संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगी। जो हमारी संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उसमें से 7 शेड्यूल में ये आपकी सारी 3 सूचियां इसके अंतर्गत आती है, जिसमें फर्स्ट है संघ सूची। इसके अंतर्गत वह प्रावधान रखे गए हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और ऐसे विषय जिनके लिए कानून बनाने की जो राष्ट्रव्यापी उसमें एक रूपता होना जरूरी है और इसके लिए जो अनन्य शक्ति दी गई है किसी भी विषय पर कानून बनाने की, वह शक्ति दी गई है संसद को। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो देश की सुरक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग और संचार जैसे मामले हैं जिनमें पूरे देश में एक रूपता होना जरूरी है। इसके अलावा राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिसके अंतर्गत राज्य विधानमंडलों को, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य परिस्थितियों पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और इनमें विषय कौन से हैं? आपके पुलिस विषय है, सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर वह कानून बना सकता है। इस पर अधिकार किसका है? राज्य विधानमंडलों का। किस परिस्थितियों में? सामान्य परिस्थितियों में। इसके अलावा जो तीसरी अनुसूची है वह संवर्ती सूची है। इसमें जो विषय शामिल होते हैं संवर्ती सूची के अंतर्गत, उसमें आपका राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है और संसद भी, इसमें दोनों कानून बनाने के लिए इनको शक्ति दी गई है। इसमें जो विषय है आपका शिक्षा, ट्रेड यूनियन या विवाह जैसे जो विषय हैं उस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और संसद भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो संसद की जो विधायी शक्तियां हैं, जो केंद्र और राज्य, संघ और राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बीच में स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन कुछ कारणों से हमें इसमें देखने को मिलता है प्रावधानों में कि ये केंद्र की ओर झुकी हुई है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि जिन विषयों पर अगर संघ को कानून बनाने की शक्ति है तो उनकी संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि संघ सूची के जो विषय हैं वो उसमें 100 से ज़्यादा अधिक विषय देखने को मिलते हैं, जबकि राज्य सूची में केवल 61 विषय ही देखने को मिलते हैं। तो इससे एक साबित होता है कि ये केंद्र की ओर झुकी हुई है। साथ ही साथ सेकंड में जो संघ सूची को राज्य सूची या संवर्ती सूची पर प्रमुखता, इनके बीच में अगर कोई अति व्यापन होता है या कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उस स्थिति में संघ सूची को प्रमुखता दी जाती है। इसके अलावा यदि संवर्ती सूची पर केंद्रीय कानून एवं राज्य के कानून, मतलब संसद ने भी कानून बना रखा है और राज्य के विधानमंडलों ने भी कानून बना रखा है और उनके बीच में संघर्ष की स्थिति है, तब केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। तो मतलब जिसमें सेंट्रल का कानून स्टेट के कानून पर प्रभावी होगा।
लेकिन एक स्थिति इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राष्ट्रपति की अनुमति उसको मिल जाती है, तब ऐसे राज्य का जो कानून है वह ही उसके अंतर्गत प्रभावी होगा। इसके अगर हम क्लासिक एग्जाम्पल की बात करें तो जो तमिलनाडु का जो कल्चरल स्पोर्ट्स है जलीकट्टू, तो उसके संदर्भ में 2014 में उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारा पीसीए एक्ट है 1960 उसका उल्लंघन मानते हुए उसको उन्होंने इलीगल करार दे दिया गया था उस स्पोर्ट्स को। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने 2017 में फिर से कानून बनाकर उससे राष्ट्रपति के द्वारा उससे परमिशन ले ली, उस पर अनुमति ली, तो जिसके कारण से वह फिर से लीगलाइज हो गया जलीकट्टू तमिलनाडु के अंतर्गत। अभी हाल ही में ये न्यूज में था क्योंकि इसके लिए अभी एक संवैधानिक जो बेंच है इस जो कानून बनाया गया है उस पर विचार करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अपशिष्ट शक्तियां हैं, अपशिष्ट विषयों पर, जो कि अपशिष्ट शक्तियां वह होती हैं, अपशिष्ट विषय वह होते हैं जो ऐसे विषय जो कि आपके हमने 3 सूचियों की बात की, तो उन सूचियों के अंतर्गत वह विषय शामिल नहीं है तो उनको अपशिष्ट विषय कहा जाता है। तो और अपशिष्ट विषयों के संबंध में जो कानून बनाने की जो शक्ति है वह संघ के पास ही है। तो इन जो हमने बात की इन पॉइंट्स के द्वारा ये साबित करने की कोशिश की कि जो विधायी शक्तियों में जो दिया गया है विभाजन वह संघ की तरफ झुका हुआ है। इसके अलावा अब जान लेते हैं हम कि राज्य सूची के ऐसे कौन से कानून हैं जिस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय हित का कोई मुद्दा उठता है आर्टिकल 249 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत होता क्या है, ये राज्यसभा की पावर है। इसमें जो राज्यसभा में उपस्थित जो प्रेजेंट एंड वोटिंग देने वाले मतलब उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो उसके माध्यम से उनको संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वे राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकें। और ये किस आधार पर किया जाता है, राष्ट्रीय हित के आधार पर ये किया जाता है। और इसके अंतर्गत जब ये पारित हो जाता है तो 1 साल तक उनको पावर मिल जाती है कि वे राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो उसके दौरान आर्टिकल 250 में यह कहा गया है कि कानून बनाने की जो शक्ति है वह संसद के पास होगी। इसके अलावा राज्यों के बीच में अगर सहमति होती है, जैसे कि ये आर्टिकल 252 में दिया गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि राज्य सूची में इस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार हम संसद के लिए वैध करते हैं, तो उस विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 252। तो सबसे पहले हमने देख लिया 249, आर्टिकल 250 आपातकाल के समय, और आर्टिकल 252 जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहमति बन जाती है और वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करना, तो ये 253 में ये अधिकार दिया गया है। तो हमने कौन कौन से आर्टिकल देखे, 249 देख लिया, 250 देखा, 252 देखा, और 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, उनको लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा यदि राज्य पर कोई राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है आर्टिकल 356 के तहत, तो किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र जो विफल हो गया है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल की जो विधायी शक्तियां हैं उसका प्रयोग करने के लिए संसद को अधिकृत उसके अंतर्गत कर सकती है। तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत जिसमें संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उसमें जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो जो अधिकार की जो शक्ति है वो किसको दे दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद को अधिकृत कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमने बात की जो राज्य सूची के जो विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो सामान्य परिस्थितियों में तो संसद के पास और राज्य सूची में विषय जो मामले हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास नहीं है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में जो राज्य के जो विषय होंगे उस पर कानून राज्य ही बनाएगा और जो संसद तो अपने विषयों पर कानून बनाएगी ही। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थितियां जिनकी हमने बात कर ली, जो कि 249 में हमने बात की, 250 में हमने बात की, 252 में बात की, 253 के अंतर्गत और जो 356 की हमने बात की, तो उन विशेष परिस्थितियों पर ही जो संसद को यह अधिकार है कि वे राज्य के सूची के विषयों को शामिल करते हुए उन पर कानून बनाए।
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विधि के शासन से आप क्या समझते हैं और स्पष्ट कीजिए कि ये विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होता है। तो इसमें आपको जो आपके विधि के शासन के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताना है, साथ ही साथ आपको यह बताना है कि भारत के संविधान में आपको विधि का शासन कहाँ दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में विधि के शासन से इसकी शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें एबी डाइसी, अगर लॉ की बात आए, विधि के शासन की बात आए, तो आपको एबी डाइसी का नाम लिखना जरूरी है। जो एबी डाइसी के अनुसार जो विधि का शासन का तात्पर्य जो स्वेच्छाचारी जो शक्तियां होती हैं उसके विपरीत जो नियमित विधि की जो पूर्ण सर्वोच्चता या प्रधानता से है। तो जिसमें आपकी विधि की पूर्ण सर्वोच्चता हो और जो प्रधानता हो, जिसमें स्वेच्छाचारी जो शक्तियां हैं उसका अभाव हो। इसके अंतर्गत आपकी जो कार्यपालिका से जो स्वेच्छाचारिता होती है या स्वविवेक के अस्तित्व का ये अपवर्जन कर देता है, ये एक्सक्लूजन कर देता है। इसको आपका संविधानवाद या सीमित सरकार विधि के शासन के सार के रूप में हम संदर्भित कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें केवल एक ऐसा राज्य ही जो विधि द्वारा शासित है और न्याय में समता के जो आदर्श है उनको आत्मसात करता है, तो वही आपको विधि के शासन वाला राज्य कहा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि जो स्वेच्छाचारी शक्तियों का पूरी तरीके से एक्सक्लूजन होता है, अपवर्जन होता है और विधि का शासन इसके अंतर्गत स्थापित होता है। अगर हम बात करें एबी डाइसी के अनुसार, तो एबी डाइसी के अनुसार विधि के शासन को 3 पॉइंट्स में बताया गया है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट में कहा है विधि की सर्वोच्चता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि के स्पष्ट उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। अगर कोई उसके विधि बनी हुई है और उसको वह उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत उसको दंड नहीं दिया जा सकता। इसमें जो मनमाने तरीके से गिरफ्तारी से सुरक्षा और स्वयं का बचाव भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो इसमें विधि की सर्वोच्चता की बात करता है फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा बात करता है विधि के समक्ष समता की, सभी समान है, चाहे उनका पद चाहे कोई भी हो, उनको सभी को समान इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समान माना जाएगा। इसके अलावा विधिक भावना की प्रबलता, जिसमें जो संविधान है न्यायालय द्वारा परिभाषित और लागू किए गए जो व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम होता है। तो जो हमारा संविधान बना हुआ है 1950 में जो संविधान लागू हुआ, साथ ही साथ लगातार कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन के माध्यम से भी कुछ कानूनों को लागू किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी विधि के शासन को स्थापित करने की बात की गई है। तो इसके अंतर्गत विधिक भावना की जो प्रबलता है वह देखी जा सकती है, एक तो संविधान के माध्यम से भी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के माध्यम से भी। तो इसमें 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एबी डाइसी के अनुसार विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और विधि भावना की प्रबलता। अगर हम बात करें जो विधि के शासन का जो विचार, अभी हमने इस सेकंड जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें हमको बताना है कि विधि के शासन का विचार हमें भारतीय संविधान में कहां पर परिलक्षित होता है। तो सबसे पहले तो अनुच्छेद जो 13(1) है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस उपबंध के अंतर्गत विधायिका द्वारा कोई भी कानून संविधान के अनुरूप ही बनाया जाना चाहिए और ऐसा ना करने पर उसे अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें 13(2) भी है, जिसके अंतर्गत जो संविधान पूर्व ऐसे कानून हैं जो कि संविधान की को शून्य करते हैं या उसके अंतर्गत संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वह भी इसके अंतर्गत शून्य हो जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो इसमें स्पष्ट विधि के समक्ष समता की बात की गई है, विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांत इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम हमारे संविधान की प्रस्तावना की भी बात करें तो उसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द स्पष्ट रूप से शामिल है, जो कि लोगों के बीच किसी भी भेदभाव के बिना न्याय संगत और निष्पक्ष व्यवस्था का स्पष्ट संकेत प्रस्तावना के अंतर्गत ही हमारे संविधान में दे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक एवं जीवन की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 के तहत, जिसमें उसको गरिमामय जीवन के अधिकार है, जो कि एक आधारभूत मानवाधिकार अधिकार है जो कि काफी समय से चला आ रहा है। संविधान लागू होने के पहले भी कई देशों में यह मान्यता है कि यह एक इम्पोर्टेंट मानवाधिकार है। इसके अलावा जो विधि का शासन है उसको संविधान की मूल संरचना जो कि आपका केशवानंद भारती हुआ था 1973 में, तो उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान की मूल भावना के, मूल संरचना के विरुद्ध हो।
तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के द्वारा विधि के शासन को संविधान की मूल संरचना का पार्ट माना गया है, जो पूरे संवैधानिक ताने बाने में हमें व्याप्त देखने को मिलता है। इसके अलावा जो विधि का शासन है बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत सुनिश्चित की गई है, जिससे कि न्यायपालिका को विधि का सार्थक एवं प्रभावी बनाने का कार्य संविधान के अंतर्गत ही सौंपा गया है, जिससे कि विधि के शासन को स्थापित किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें संवैधानिक जो सर्वोच्चता है, क्योंकि जो संविधान जो हमारी कार्यपालिका की बात कर लें या विधायिका की बात करें, तो उसको जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसको जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वे संविधान से प्राप्त होते हैं। तो इसके कारण से संवैधानिक सर्वोच्चता है जो कि स्पष्ट करती है विधि के शासन को। इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत आपकी जो 5 जो रिट इसके अंतर्गत पारित की जाती हैं, जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी कि मैंडेमस, प्रतिषेध यानी कि प्रोविशन, अधिकार परीक्षा यानी कि आपके क्यू वारंटो, उत्प्रेषण यानी कि सर्श्योररी। तो ये जो रिट इसके अंतर्गत 5 जो जारी की जाती हैं, ये भी एक विधि के शासन का ही प्रमाण है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, वह भी विधि की शासन को संरक्षित करने के लिए ही दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो जो विधि की सर्वोच्चता है वह भावना जो न्याय एवं समानता पर आधारित संविधान को संचालित करती है तथा विधि के शासन द्वारा वह स्थापित इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा जो विधि के शासन का जो विकास है वह मानवाधिकारों से भी काफी जुड़ा हुआ है, और इसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे जो पुरातन कानून है उनको निरस्त किया जाए और कानूनों का जो दुरुपयोग करते हैं उसको रोकने का प्रयास किया जाए। और राजनीति का जो अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है, तो वह विधि के शासन को बनाए रखने की दिशा में कार्रवाई को एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राजव्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 के भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शुरू की गई जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण जो पाइपलाइन है एनएमपी यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है के संदर्भ में जो परिसंपत्ति जो मुद्रीकरण की जो अवधारणा की विस्तार से व्याख्या कीजिए। साथ ही साथ भारत के लिए इसके महत्व पर भी चर्चा कीजिए। तो जो एनएमपी जो अभी लागू किया गया है, तो उसके संदर्भ में परिसंपत्ति मुद्रीकरण का मतलब क्या है, साथ ही साथ इसके महत्व पर भारत के लिए कैसे ये लाभदायक होगा, कैसे ये महत्व का है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें हम इसकी जो शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से करेंगे, जिसमें हम बताएंगे जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण की जो बात की गई है उसको सामान्य तौर पर परिसंपत्ति या पूंजी पुनर्चक्रण के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत ये जो विश्व स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक व्यावसायिक परंपरा है, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि इसमें सरकार के स्वामित्व वाली जो कोई की परफॉर्मिंग परिसंपत्तियां भी हो सकती हैं, या इसके अंतर्गत जो नॉन स्ट्रेटेजिक या अंडर परफॉर्मिंग परिसंपत्तियां इसके अंतर्गत शामिल हो सकती हैं। तो परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग दोनों परिसंपत्तियां इसके अंतर्गत शामिल हो सकती हैं कुछ सीमित अवधि के लिए। मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सीमित अवधि के लिए निजी क्षेत्रकों को इसको हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, परिसंपत्ति का मुद्रीकरण। इसमें जो सरकार के जो स्वामित्व वाली जो परिसंपत्ति है, जैसे कोई रेलवे की भूमि है, तो उसको मुद्रीकरण करने के लिए सरकार कुछ समय के लिए किसे दे देगी, निजी सेक्टर को दे देगी, और ये क्या कहलाता है, परिसंपत्ति मुद्रीकरण कहलाता है। ऐसा इन परिसंपत्तियों की जो निष्क्रिय पूंजी है उसको अनलॉक करने के लिए उसको किया जाता है। इसे उन परिस्थितियों पर या परियोजना में पुनर्निवेश करने के लिए ये मुद्रीकरण के माध्यम से संपत्ति सृजन का एक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके माध्यम से मुद्रीकरण करके उससे और ज्यादा संपत्ति का सृजन किया जा सके। इस दृष्टिकोण पर ये काम करता है और ये समस्त विश्व में अपनाई जाने वाली एक व्यावसायिक परंपरा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो परिसंपत्ति जो मुद्रीकरण की जो अवधारणा है वह शामिल करती है कि जो निवेशकों के मध्य अत्यधिक जो रुचि वाली जो परिसंपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, उसका मुद्रीकरण किया जाए, जिससे कि वह आय का पुनर्निवेश उसके अंतर्गत करे और संपत्तियों एवं सेवाओं के उसके अंतर्गत निवेश कर सके, जिससे वह नागरिक चाहते हैं। क्योंकि अगर वो जो संपत्ति होगी वह उनकी रुचि वाली होगी तो वह उसमें पुनर्निवेश भी करेंगे, जिससे उसका और ज्यादा विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा ऋण स्तरों पर या करों को बढ़ाए बिना नई परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो दक्षता लाभ है, प्रतिस्पर्धा है और प्रदर्शन की जो बेहतर निगरानी है वह इसके अंतर्गत हो जाती है।
क्योंकि जब इसमें निजी क्षेत्र शामिल होगा तो उसमें इफिशियंसी उसकी अच्छी होगी और अन्य जो निजी क्षेत्र से उसकी प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे अच्छा वह परफॉर्मेंस करने की और बेहतर निगरानी करने की उसके अंतर्गत स्थिति बनेगी। साथ ही साथ एक परिसंपत्ति जो वर्ग के रूप में अवसंरचना के निवेश के अवसरों और गहनता पर व तरलता में इसमें वृद्धि कर देता है। क्योंकि जब हम जो निजी सेक्टर को भी इसमें जोड़ेंगे तो निवेश के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो पूंजी की जो मुद्रीकरण होगा, जो एसेट्स का मुद्रीकरण होगा, उससे तरलता में भी इंक्रीमेंट आएगा। अगर हम बात करें इसका जो लक्ष्य है, नेशनल मॉनिटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसका जो लक्ष्य रखा गया है, इसके अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि जो केंद्र सरकार की कोर संपत्तियों के माध्यम से लगभग 2022 से 25 तक लगभग 4 वर्षों में मुद्रीकरण क्षमता को कितने तक ले जाना, 6 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है। तो ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, 4 वर्षों के लिए कितना अमाउंट है, 6 लाख करोड़ इसके अंतर्गत मुद्रीकरण किया जाना है। अगर हम बात करें भारत के लिए ये क्यों महत्व का है, क्यों हमें ये किया जाना चाहिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अवसंरचना जो निवेश का, इससे वित्त पोषण हो जाता है। जो नेशनल जो मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन होती है, वह जो परिपक्व जो ब्राउन फील्ड जो परिसंपत्तियां हैं उनके लिए अतिरिक्त पूंजी सृजित करने के लिए ये काफी भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियों की, तो ग्रीन फील्ड होती हैं जिनको आप बिल्कुल शुरुआत से उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहले से उस पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं है, तो वैसी परिसंपत्तियां कहलाती हैं ग्रीन फील्ड। लेकिन उस पर पहले से ही कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, पहले से ही वो किसी कार्य को कर रही है, तो उस संपत्ति को कहा जाता है ब्राउन फील्ड परिसंपत्ति। तो इसके अंतर्गत जो नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसके अंतर्गत जो आपकी ब्राउन फील्ड जो परिसंपत्तियां हैं उसका अत्यधिक पूंजी सृजन में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वित्त पोषण करने में हमें काफी सहायता मिलती है। इसके अलावा इसमें जो निजी क्षेत्र की जो विशेषज्ञता है, उनकी जो स्पेशलिटी है, उसका लाभ इसके अंतर्गत मिलता है, क्योंकि जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जो अवसंरचना के संचालन और निजी क्षेत्र का जो क्षमता है उनकी, उसका हम दोहन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जिसमें जो ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियों की हमने बात की, तो जो अचल परिसंपत्तियों में सबसे बड़ा जो ब्राउन फील्ड हिस्सा देखने को मिलता है जो अचल जो परिसंपत्तियां हैं उसके अंतर्गत, जैसे कि भूमि जो कि चल नहीं सकती, इस तरीके से जो अचल परिसंपत्तियां होती हैं उसमें ब्राउन फील्ड का सबसे ज्यादा हिस्सा देखने को मिलता है और मुद्रीकरण इन परिसंपत्तियों में पर्याप्त निवेश संरचित करने के लिए प्रयास करेगा। ये चीज हमें धरातल पर भी देखने को मिलती है, जैसे कि हम सड़क, विद्युत या दूरसंचार जैसे जो सेक्टर्स हैं वहां पर निजी व संस्थागत पूंजी का प्रभाव ब्राउन फील्ड जो परिसंपत्तियां हैं उनके लिए ये लगातार बढ़ रहा है और लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि जो ग्रीन फील्ड जो परिसंपत्तियों के लिए जो रुचि है निवेशकों की, वह लगातार कम हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो जैसे कि 2 फंड बनाए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनमें जो निवेश है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके कारण से जो आम निवेशक है वह जो आम जनता है उसके अंतर्गत निवेश नहीं कर पाती थी। लेकिन ये जो ट्रस्ट बनाए गए हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इसके माध्यम से जो आम जनता है वह भी इसके अंतर्गत, आम जो निवेशक है वह भी इसके अंतर्गत निवेश कर सकता है अपनी छोटी पूंजी को भी। तो ये जो नवीन मॉडल है वे वित्तीय एवं रणनीतिक निवेशकों को तो आकर्षित करेगा ही, साथ ही साथ जो आम लोग हैं वह भी परिसंपत्ति वर्ग में भाग लेने में भी इसमें सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा इससे जो मुद्रीकरण होगा तो इससे जो निजी क्षेत्र के पास इसकी जिम्मेदारी चली जाएगी, तो इससे जो फंड जनरेट होगा तो उस फंड को वह अन्य क्षेत्रों में भी लगा जा सकता है, जैसे कि जो सामाजिक क्षेत्र की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं और इसके माध्यम से जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उससे जो धन हमको प्राप्त होगा उसका हम यूज कर सकते हैं हमारे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, हम जो अन्य हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने में इस संपत्ति का, उस पूंजी का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए ये भारत के लिए काफी महत्व का है। और अगर हम बात करें तो इससे आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलता है, जो हमारी जो जोखिमपूर्ण जो परिसंपत्तियां हैं उससे निपटने के लिए इसमें आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आपको एक पूंजी का उससे निर्माण हो जाता है और जो हमारा राजकोषीय हैंडरूम है वह इसके अंतर्गत आपका कम हो जाता है, क्योंकि जो आपका राजकोषीय जो हैंडरूम क्या होता है कि जो कुल व्यय सीमा है, साथ ही साथ जो अग्रे जो व्यय अनुमान लगाया गया है उसके बीच में अंतर है, तो उसको क्या कहा जाता है, राजकोषीय हैंडरूम कहा जाता है।
क्योंकि जो बजट के अंतर्गत जो अग्रिम व्यय का जो अनुमान लगाया जाता है और जब वो उस वित्तीय वर्ष में जो व्यय किया जाता है तो उसके बीच में जो अंतर आता है उसको राजकोषीय हैंडरूम कहा जाता है। तो अगर इस तरीके से हमें प्रोत्साहन मिलता है, वित्तीय प्रोत्साहन इसके माध्यम से मिलता है, मुद्रीकरण के माध्यम से, तो हमें कम व्यय करना पड़ेगा जिससे इनके बीच में जो व्यय का जो अंतर है वह कम हो सकेगा। तो इनके माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है वह भारत के लिए क्यों महत्व का है। इसके अलावा हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो मुद्रीकरण जो पहल है उसको आवश्यक गति देने के लिए हमें 3 पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जिसमें हमें कार्यान्वयन पर अनवरत ध्यान देना चाहिए और जो ब्राउनफील्ड मॉडल व ढांचों का हमें इसमें विकास करना चाहिए और जो राज्यों की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करने के लिए उनको राज्यों को प्रेरित करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही वीडियो से संबंधित कोई फीडबैक है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।